ठीक है ना। तो यार ये चीजें वो है जो अक्सर इंस्टीट्यूट्स में ना इग्नोर हो रही होती हैं, और हम लोग खुद भी इतने इग्नोरेंट है कि मतलब हम कभी भी क्रॉस चेक नहीं करेंगे उस चीज को, तो फिर वहां पे आके ना प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है चलो, अच्छा जी, शुरू करते हैं भैया। आप किधर गई? एक छोटा सा रिवीजन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि किसी भी मेरे ख्याल से फील्ड में जरूरी होती है यार, वो रिवीजन होता है। ठीक है ना। अगर अगर मिसाल के तौर पे आप रिवाइज नहीं कर रहे कोई चीज और आगे पढ़े जा रहे हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप पीछे की चीज भूल जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि रिवाइज करना और साथ साथ लेके चलना। और मेरी आपके सामने की बात है कि मैं हर क्लास में कोशिश पूरी होती है कि एक शुरू से अब तक का रिवीजन करा दूं। ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा शुरू का है वो बहुत हल्का सा टच करता हुआ चला जाऊं, और जो बहुत रिसेंट हमारा किया हुआ है टॉपिक उसको मैं थोड़ा डिटेल में रिवाइज करा दूं। तो अभी तक हमने क्या किया यार, ये जो शुरू के 4 टॉपिक्स है ना, ये शुरू के 4 एविडेंसेस एंड सैम्पलिंग जो आप हम आज करेंगे, एविडेंसेस एंड सैम्पलिंग, ये 4 मेरा 50% है। और वो और क्या चाहिए, ये मेरा 50% है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह यार हमने 30 से 40% का जो है वो कवर कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। और एविडेंसिंग एंड सैम्पलिंग का चैप्टर आज हमने कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, एविडेंस है, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, सैम्पलिंग की सारी चीजें हमारे पास है यार। जो सवाल मैंने कल दिए थे वो आप लोग सबमिट करवा दो, मैं चेक करके आपको दूंगा। देखो चेक का मतलब ये होगा कि मैं एनालाइज करके दूंगा कि बेटा आपके ड्राफ्टिंग में मसला है, या मैं बोलूंगा यार आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो रही है, मैं आपको बोलूंगा यार आप तो कॉन्सेप्ट ही गलत गलत जो है वो इंजेक्ट कर रहे हो, सवाल में कॉन्सेप्ट सही नहीं लेकर आ। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, इसको एनालिसिस कहते हैं। मैं एनालाइज करके बताऊंगा, सीधा सीधा जो ये नहीं करके दूंगा कि भाई हाँ बिल्कुल बेहतरीन सब कुछ ठीक है बेटा टिक। अब मैं अपनी आपको मिसाल दूं, मेरे वक्त में जब कभी दौर हुआ करता था कि हम जा रहे हैं टीचर्स को हम चेक करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उस दौर में यार मुझे आज तक याद है वो चीज़। और मैं कहता हूँ कि उस दिन मुझे मतलब समझ में आया कि यार आजकल के दौर के टीचर्स क्या कर रहे हैं और आजकल के दौर के स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट खुद भी जिम्मेदार होता है अपनी इस हालत का, ये याद रखना। ठीक है ना। देखो हर चीज पे, हर चीज को आप हम क्या करते हैं, हम खुदाबंद पे छोड़ देते हैं ना कि यार ये तो भाई अल्लाह ताला ने तो बनाया है यार, तो सारा वही करेंगे। और जो अगर मुसीबत आई है तो भाई उनकी तरफ से ही आई है, भाई उन्होंने तो दी। यार क्या मतलब, देखो बेटा अल्लाह ताला ने बेशक ये तमाम बातें अपनी जगह ठीक है, इस पे ग्रे एरिया सब्जेक्टिव है, बहस हो सकती है इस पे यार, मगर इख्तियार तो तुम्हारे पास है ना। चूज तो तुमने करना है ना, अपना लीडर अपना उस्ताद, ये तो तुम्हारे पास है ना, ये चीज तो तुम्हारे तुम्हारे इख्तियार में है। तो भाई देख के चीजों को चूज करोगे जब भी तो आगे बढ़ पाओगे। तो मैं वाकया सुना रहा था कि जरा मैं गया अपने उस्ताद के पास और मैंने बोला कि सर ये सवाल है, अगर आप इसको चेक कर देंगे ना तो मुझे कम से कम पता चल जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करूँ। बड़ी सिंपल सी बात है ना यार, आप पढ़ रहे हो एक चीज और अगर आपको ये नहीं पता कि आप जो जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है यार, खासतौर पे इन सर्टिफिकेशंस के अंदर यू नेवर नो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, सही जा रहे हो नहीं जा रहे, आपको नहीं पता होता। तो बहुत जरूरी होता है कि आपको ये पता हो कि मैं सही जा रहा हूँ। तो मैंने एक सवाल ड्राफ्ट किया और मैं सर के पास चला गया कि सर ये जरा चेक कर दीजिए। 1.5 पेज का वो सवाल था। जब मैंने उनको कॉपी देकर वापस ली तो यार मैं एक इतनी मजे की बात बताने वाला हूँ कि जब मैंने वो कॉपी वापस हासिल की तो मेरे आखिरी के 4 पेजेस पे टिक लगा हुआ था। ठीक है। अब जवाब जो मैंने लिखा था आखिरी के 1.5 पेज पे लिखा था, उन्होंने आखिरी के 4 पेजेस पे टिक मार के दे दिया। अब मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं कि उस पेज से पहले मेरे भाई ने अपना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो पढ़ रहा है, मेरे भाई ने मेडिकल की कोई किताब की कोई चीज होगी उसने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो उससे पहले उसका काम हुआ था यार। उन्होंने उस्ताद साहब ने चारों पेपर चेक कर ली, चारों पेजेस उन्होंने लाल टीका मार के दे दिया चारों पेजेस में। अब मैं बैठ के जब मैंने रिसीव किया ना यार, अब आप खुद ईमानदारी के साथ बताओ कि क्या मुझे उस टाइम पे ये समझ में आ नहीं गया होगा कि भैया यही रॉन्ग नंबर है भाई, यही रॉन्ग नंबर है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब
ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा, ये काम सर के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यार इख्तियार इंसान के हाथ में है, चीज हाथ में होती है, चूज आप करोगे। ऊपर से फरिश्ते नहीं भेजेगा अल्लाह ताला, कान में डालेगा कि बेटा ये टीचर सही है, ये उस्ताद सही है, ये जगह सही है। फैसले लो यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। हम देखो अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। अभी तक यार हम कॉन्सेप्ट्स एंड नीड फॉर एश्योरेंस, जिसमें हम डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ एश्योरेंस, कंपनीज एक्ट की चीजें, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या फायदे स्टैट्यूटरी ऑडिट के, फिर क्या लिमिटेशंस हैं। उसके बाद एंगेजमेंट में आगे हमने प्री कंडीशन देखी क्या होती है, क्या 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 मौजूद हो तभी ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। और अगर वो प्री कंडीशन एग्जिस्ट ना हो तो क्या करे, अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्या करे, कब कब एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करके भेजना है। यार ये तमाम चीजें चैप्टर 2 में पढ़ी। फिर हम आ गए प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट में, और हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, प्लानिंग करते कैसे हैं, प्लानिंग से क्या फायदा होगा, प्लानिंग करने से पहले क्या है एंगेजमेंट, फिर क्या है प्लानिंग। जब तक मैं प्लान नहीं करूंगा तब तक मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ, मैं मैट्रिक क्लास में सोच रहा हूँ यार सीए करूंगा, और मैं दरख्त के नीचे ही बैठा रहा जिंदगी भर, ये सोचता रहा सीए करूंगा करूंगा, प्लान तो कर रहा हूँ, बेहतरीन, अच्छी बात है, वेरी गुड। क्योंकि आपने और जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेट सपोज, ये चीज उन दोनों में कॉमन है। अगर आप बोलो मैं तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम कर रहा हूँ यार, मैं तो कामयाब होऊंगा, तो भाई जरूरी थोड़ी है कि आप प्लानिंग के बाद खामोश हो जाओ। यार जरा 2 मिनट दे देना। ठीक है, तो प्लानिंग में हमने ये सब पढ़ा। उसके बाद हम आ गए कि यार सिर्फ प्लान करना जरूरी है नहीं है, एग्जीक्यूशन भी जरूरी है। यार प्लान करके मैं बैठ गया तो कहानी वहां नहीं मुक जाएगी। सर मैंने भी तो वही सोचा है जो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सोच रहा था। अरे अल्लाह के बंदे, वो सोच के नहीं बैठा हुआ था, सिर्फ उसने क्या क्या किया वो भी तो देख। सही है। उसके बाद आगे बढ़े, हमने उस प्लानिंग के बाद क्या पढ़ा, प्लानिंग का आयजा आयजा, अच्छा आयजा बताया, पता है ना यार, अभी तक यहाँ साथ हो। आयजा क्या है पता चले सर, क्या हो नहीं आयजा, वहां से फायजा कहाँ से लेकर आ रहे हैं बेटा, फायजा नहीं है ये, तुम खुश मत हो जाया करो फौरन से। फायजा नहीं है ये, आयजा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, जो मैंने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, IAS B IFAC ये सब पढ़ा था ना बेटा, तो उसी का ही है। ठीक है, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। अच्छा, फिर हमने आइजा 300 में प्लानिंग के बाद पढ़ा आइजा 315, जिसमें और 330 315 क्या था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट। यार मैं जब तक एंटिटी को नहीं समझूंगा, अंडरस्टैंड नहीं करूंगा यार, क्या मैं आगे बढ़ सकूंगा। प्लानिंग के टाइम पर अगर मैं अपनी एंटिटी की चीजें कंसीडर नहीं करूंगा तो मैं एंटिटी का ऑडिट कैसे कर सकता हूँ। मैं सिर्फ तो फिर मैं कंसीडर करूंगा क्या, अगर एंटिटी की सवाल है ना यार, अगर एंटिटी की चीजें नहीं करूंगा तो क्या, तो एंटिटी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उसके बाद एंटिटी किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है वो भी जरूरी है। सर बिल्डिंग के सीधे हाथ पे मोची वाले है, बिल्डिंग के उल्टे हाथ पे फला रेस्टोरेंट है, और पीछे जो है ना वो बता नहीं सकता क्या आपको। यार अल्लाह के बंदे, वो एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं होता। एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, अल्लाह के बंदो, बच्चों, प्यारे बच्चों, एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है बेटा, किस किस मार्केट में ऑपरेट कर रही है। क्यों सर मैं ये क्यों लूं, मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आखिर लूं क्यों, क्योंकि मेरा बेटा इसलिए लो कि आपको समझ में आएगी ना। फिर अगर इंडस्ट्री प्रैक्टिस कुछ और है और वो कुछ और कर रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीजनेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी आगे और पीछे दोनों हम पीछे भी पढ़ चुके हैं स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर,
लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में कि जहां पर एस्टिमेट्स आ जाए वहां पर फुल स्टॉप लग जाता है, वहां पर आप फंस जाते हो क्योंकि सब्जेक्टिव एरिया होता है, ग्रे एरिया होता है। आप नहीं इसको सर्टेन फ्यूचर पॉइंट पे रिकॉग्नाइज कर सकते कि भाई मैं फ्यूचर पॉइंट पे ये होगा, आपने गलत एस्टिमेट किया, नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एन एस्टिमेट। यू नेवर नो कि आपको क्या होगा फ्यूचर पॉइंट पे, ठीक है ना। तो प्लानिंग आ गई। इंपॉर्टेंट बात क्या आती है बता रहा था मैं आपको कि हमने पहले भी पढ़ा कि एस्टिमेट जो है आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए एस्टिमेट्स की रीजनेबलनेस जानने के लिए मैं इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लूंगा, ठीक है। और आगे भी हम पढ़ेंगे, पढ़ा बल्कि इंडस्ट्री के 315 के बाद भी पढ़ा हमने मटेरियलिटी, और आगे भी क्या कि हम रीजनेबलनेस देखने के लिए इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, सही है। यार देखो बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त। आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन यार, बेहतरीन। सर अच्छा सवाल क्या है इसका कि सर अगर किसी कंपनी की मोनोपोली हो, ठीक है ना, तो फिर उसकी इंडस्ट्री कहाँ से देखो, तो बेटा देखो मार्केट अगर मोनोपोली है ना, इसका मतलब कि उसकी कोई मार्केट नहीं है, वो अकेला मार्केट में खड़ा हुआ है, मगर वो अकेला इंडस्ट्री में नहीं। इंडस्ट्री बेटा वर्ल्ड वाइड भी होती है ना। तूने तुझे किसने बोला इंडस्ट्री पाकिस्तान में और दुनिया में गई नहीं? तो हम इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल इंडस्ट्री में देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, सही है। बाकी ऑब्वियसली अगर मोनोपोली है तो आपका सवाल इसलिए अच्छा है क्योंकि अगर देखो मोनोपोली है ना तो बहुत सारी चीजों पे स्टिल लिमिट लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, यहाँ पर तो यूनिट्स का हिसाब कैसे होगा, ऑब्वियसली जितने यूजर्स होंगे, बिजली अगर कई की बात कर लें, ठीक है ना, अगर बिजली यूज करने वाले नंबर ऑफ पीपल जितने भी हैं, क्या उतने एग्जैक्टली दुनिया में किसी मुल्क में होंगे? बहुत रेयर चांस है ना यार। तो फिर मतलब फिर आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे उसका कोई भी एस्टिमेट जो कि इस चीज पे डिपेंड करता होगा पॉपुलेशन पे? फिर वहां पे आप क्या होगा, वहां पे आप फंस जाओगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि आपके पास एक फुल स्टॉप आ जाएगा, एक लिमिट आ जाएगी, उससे आगे आप जा नहीं पाओगे, फिर आपका प्रोफेशनल जजमेंट काम आएगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सवाल था, सही है। चलो आगे हम बढ़ रहे थे, उसके बाद हमने पढ़ा मटेरियलिटी। सर मटेरियलिटी क्या होता है, मैं आपको बाहर थोड़ा 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 बताते हुए आ रहा था क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मटेरियलिटी का मतलब होता है बेटा सिंपल सा मैंने बताया सिग्निफिकेंस। आपको ऐसा बोलता है कि ए अल्लाह के बंदे ऑडिटर, तुम मटेरियलिटी कैलकुलेट करो प्लानिंग के टाइम पे और उसको अप्लाई करो परफॉर्मेंस के टाइम पे, सही ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बोलता है कि मटेरियलिटी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पे यूज करो, वो सिर्फ ये बोलता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड वाइड जो यूजुअली हो रहा होता है वो बता रहा हूँ कि प्लानिंग के, और जो कि ऑब्वियसली और लॉजिकल भी है ना यार, प्लानिंग के टाइम मैं कैलकुलेट करता हूँ और परफॉर्मेंस के टाइम उसको इंप्लीमेंट करता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात, ठीक है। आगे चलते हैं। मटेरियलिटी भी हमने बहुत सारी चीज पढ़ी, हमने पढ़ा कि भाई मटेरियलिटी, उसके क्वेश्चन भी किए हमने। मटेरियलिटी क्या होती है? सिग्निफिकेंस। सर मेरे पास थ्रेशोल्ड हैं कुछ मटेरियलिटी के। अच्छा, उससे भी पहले एक इंफॉर्मेशन मटेरियल को हो सकती है, हमने पढ़ा कि जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को हिट करे, जो यूजर के डिसीजंस को, भाई मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरी इस इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है को इन्फ्लुएंस कर जाए, वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है। क्या समझे? ठीक है, बस ये जेब में रखो। और अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर जाके जनरल बात करूं तो ये मटेरियलिटी इज अ सिग्निफिकेंस, कि ये कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे हमने देखा मटेरियलिटी क्या होती है। भाई मटेरियल के थ्रेशोल्ड देखे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% ले लो, टोटल इक्विटी का 1% ले लो, इस तरीके से हमने थ्रेशोल्ड देखे कुछ जो यूजुअली मार्केट प्रैक्टिस है। बट स्टिल इट्स एन एरिया ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आप नहीं कह सकते कि मैं तो पूरी दुनिया में जाके इक्विटी का 1% ही लूंगा। भाई आप कुछ और ले सकते हो, टोटल एसेट्स के साथ कर सकते हो आप, बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स आप खुद भी बना सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि मटेरियलिटी ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि एक चीज होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जो कि किस चीज को कोप अप करती है। हमने देखा कि यार अगर मेरी मटेरियलिटी 5 लाख निकली है, तो एक मेरा अमाउंट आया है मिस स्टेटमेंट का, एक एरर आया है लेट्स सपोज 3 लाख का, तो मैं बोलूंगा नहीं यार ये तो 5 लाख से कम है, अरे ये तो इग्नोर करूंगा, मेरी मटेरियलिटी से कम है। फिर एक और एरर मिल गया मुझे, वो था 4 लाख का। अब स्टिल मैंने बोला मेरी मटेरियलिटी लेवल तो 5 लाख है यार, ये तो 4 लाख है, इग्नोर। यार अब आपने एक चीज तो
दो चीजें इग्नोर कर दी, एक तो ये कर दी इग्नोर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने ये भी नहीं देखा कि पहले 3 आप इग्नोर करके आए हो और 3 और 4 आजकल हो रहे हैं 7। मटेरियल लेवल कितना है आपका 5, तो यानी कि 5 लाख से तजावुज हो चुका है जनाब, 7 लाख तक जा चुका है और आपका मटेरियलिटी का लेवल ब्रीच हो चुका है। तो एक और कॉन्सेप्ट देता है, ऐसा कहता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, यानी कि आप अगर इमटेरियल अमाउंट्स को एग्रीगेट करूं तो एक मटेरियल अमाउंट ना बन जाए, उसके लिए भी आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उसके लिए प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। फिर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि मटेरियलिटी लेवल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे यूज होता है, जबकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक इस इंडिविजुअल लाइन आइटम के लिए, डिफरेंट हेड के लिए यूज होता है या हो सकता है। अच्छा जी, आगे बढ़े। उसके बाद हमने देखा कि एक सवाल लिख लिया जिसमें 4 लाख मटेरियलिटी कैलकुलेट हुई थी और 4 लाख का 5% यानी 5% का 5%, 0.5%, हमने क्या कैलकुलेट की, मटेरियलिटी कैलकुलेट की। जो हमने 5% लगाया था, 4 लगाया था, उस पर हमने 5% लगाया, तो मेरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का अमाउंट आ गया। सही है। फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के लिए हमने एक और चीज देखी कि हमने लेवल्स असाइन कर दिए कि भाई अगर जो जिसकी सिग्निफिकेंस कम है वो 40 ज्यादा है, 50 मॉडरेट है तो 50, बहुत ज्यादा तो 60, ठीक, इस तरीके से हमने एग्जांपल देखी थी। उसके बाद हम आगे थे यार एजर्शंस पे, हमने देखा एजर्शंस क्या होती है। हमने देखा कि भाई एजर्शंस फाइनल स्टेटमेंट एजर्शंस होती हैं और फाइनल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क होता है, एजर्शन लेवल पे रिस्क होता है। एजर्शंस हमने ऊपर पढ़ी थी जिसमें हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस की अलग एजर्शन है, बैलेंस शीट की अलग है और डिस्क्लोजर्स की अलग है। प्रॉफिट लॉस की क्या थी, हाँ एग्जैक्टली सही है, अकरेंस वगैरह ये सारी। फिर मैंने आपको सवाल भी करवाया था, उसमें आपको मैंने दिखाया था, ठीक हो गया, अकरेंस कंप्लीटनेस है, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो ये सारी हमने दर्शस पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये रिस्क एक दो लेवल्स पे हो सकता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे और एक एग्जैक्टली एसेशंस लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि अगर कोई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेंडेंसी रखता है, मैनेजमेंट टेंडेंसी है मैनेजमेंट के अंदर कि वो कंट्रोल्स को ओवरराइड कर ले, इंटरनल कंट्रोल्स को, कंट्रोल्स की एग्जांपल दी मैंने आपको क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल्स को अगर ओवरराइड कर रहा है तो चाहे वो आप अमाउंट वाइज नहीं देखोगे, फिर आप क्वालिटेटिव वाइज बात आ जाएगी कि क्वालिटेटिवली ये वाला इम्पैक्ट जो रिकग्नाइज हो, जो आइडेंटिफाई हुआ है, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हिट कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम आ गए फ्रॉड पे। फ्रॉड पे हमने पढ़ा कि भाई फ्रॉड पे ठीक है ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्राइमरी फ्रॉड की, लेकिन तुम्हारी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अच्छा भाई वो कौन सी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमने बोला कि है ऑडिटर जरा जाके देखो कि तुम इंक्वायर करो मैनेजमेंट से, तुम इंक्वायर करो किसी ऐसे बंदे से जिसको तुम्हें लगता है कि लीग फ्रॉड के बारे में वो जानता है, तुम कम्युनिकेशन देखो किस किस को करना है तुम्हें, और साथ में तुम कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में अगर कोई तुम्हें नजर आए कुछ, वहां देखो, और अनयूजुअल रिलेशनशिप भी देखो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट ओवरराइड कैसे कर सकती है कंट्रोल्स को। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस एंट्रीज, हमने बोला कि फिक्टिशियस एंट्री पास कर सकती है, कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स, फैक्ट्स को छुपा सकती है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पे हमें घुमा सकती है, ठीक है, और इस तरीके से दो तीन चीजें और, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि भाई फ्रॉड के दो टाइप्स होते हैं, या तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है या फिर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इन दोनों के अंदर, फ्रॉडुलेंट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर भी तीन क्लासिफिकेशन है, क्या क्या, या तो इंसेंटिव और प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, और रैशनलाइजेशन, रैशनल बिहेवियर, भाई मैं तो अपना हक से बचता हूँ चोरी, ठीक है। तो दोनों के अंदर फ्रॉडुलेंट के अंदर भी तीन और मेस्टरपेशन के अंदर भी तीन। फिर उसके बाद हम आ गए फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये रहे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स थे। फिर हम आ गए कम्युनिकेशन दो चार्ज विद गवर्नेंस, और तुमने हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए एनपीओ का ऑडिट में हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमने देखा कि रिस्क कहाँ होगा, जाहिर है डोनेशंस पे होता है, तो इसलिए कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे आता जाता है, और ये तमाम चीजें हमने देख के खत्म कर दी, मुका दी, खुदाफिज कह दिया, उसको खैर बात कह दिया, ठीक है। फिर अब हम आ गए आराम और सुकून के साथ आयजा 500 पर, ठीक है भैया, जरा 2 मिनट दे दो बेटा।
अच्छा जी। चलो यार, रिवीजन हो गया अब सारा, और अब हम कर रहे हैं एविडेंस एंड सैम्पलिंग, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जरा ये एक पहला जो पैराग्राफ आएगा ना इसका सबसे इंपॉर्टेंट है यार। क्यों? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया ना, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको, आप बोलोगे सर ये नहीं नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये समझ में आ गया ना, आपको ऑडिट समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन ये रहती है ना कि ऑडिट में मतलब करते क्या होंगे, आखिर क्यों कर, मतलब क्या है ये, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यार देखो, अगर वो सवाल आपने, चलो मुझे दिखा दो मसला। खुदा की कसम यार, अल्लाह के बंदे, ट्यून तो चेंज कर ले, ब्राउन, ओ ब्राउन मुंडे। यार लड़के ये ऐसे आजकल बड़ा चल रहा है यार गाना, ये मतलब क्या पाकिस्तानी किसी लड़के ने गाया है? अच्छा, इंडियन इंडियन है, अच्छा। तो आरामखोर इंडियन की तुम गाने लेके बैठे हो यहाँ पे यार। यार देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा भक्त हूँ पाकिस्तान का, ठीक है ना, एक बहुत पैट्रियोटिक बंदा हूँ। जिसने भी इंडिया के गाने सुने मैं उठा के फेंकूंगा यहाँ पे उसको, ठीक है ना। मेरे पास तुम देख लो आगे प्लेलिस्ट में, मेरे पास एक भी गाना नहीं है सर, ठीक है ना। 10 गानों में से मेरे ख्याल से 8-9 सिर्फ होंगे इंडिया के, बाकी सिर्फ 1-2 गाने जो है वो पाकिस्तानी पड़े थे, ज्यादा थोड़ी है यार। चलो आ जाओ बेटा, बस। हाँ इधर ग्राउंड, आ जाओ बेटा, पढ़ लो। यार मेरा बच्चा, आप जवाब जो है ना, मुझे आप सबमिट करवाओगे मैनेजमेंट को, वो मुझे देगी, वहां से होगा, एक प्रोसेस है ना लड़के, कैसे लिख के दूंगा। सही, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस जवाब का रिस्पॉन्स लिए बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, और आपको जो है अस्थमा का अटैक हो जाएगा और आप मर जाओगे, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना है डायरेक्ट, मैं अभी नंबर दे रहा हूँ। लेकिन खुदा की कसम अगर ये हुआ ना, मैं बता रहा हूँ कि सर क्या टाइम हो रहा है, 3 बजे कॉल करके सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप, मैं बता रहा हूँ उसके घर आके मारूंगा। सही है यार, ऐसा होता है मेरे साथ यार, सीरियसली। चलो यार देख लो बेटा, टाइम थोड़ी है यार इतना, मैं बता रहा हूँ, ये इधर 2 घंटे के बाद बैठाऊंगा, रोना नहीं फिर। आ जाओ चलो इधर। सर हम एविडेंस पे आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडिट का कोर है, ठीक है ना, जिसे समझ में आ गया नहीं आ बात। अच्छा, क्या बता रहे हैं ये कि मुझे एविडेंस से क्या क्या मिलेगा, आखिर मैं एविडेंस जमा करके करूंगा क्या, तो वो कहता है कि भाई यही तो आउटकम है ऑडिट रिपोर्ट का, अरे यही तो आउटकम है। सही है, जब तक एविडेंस मैं लेता नहीं हूं मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता ओपिनियन ना यार, तो एक आउटकम है ये, दैट रिपोर्ट एंड ओपिनियन, आउटकम किसका है, रिपोर्ट का, और ताकि मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं। फिर वो कहता है कि रिपोर्ट एंड ओपिनियन मस्ट बी सपोर्टेबल बाय द ऑडिटर, से इफ चैलेंज। बिल्कुल, अगर किसी सिचुएशन में किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि आपने ओपिनियन गलत दी है, तो आप इन एविडेंसेस को दिखा सकते हो कि भाई इस एविडेंस के तहत मैं ऑडिट कर रहा हूं, और अब मुझे बता दो आपके गलत है या नहीं, ठीक है। Therefore, the auditor will collect evidence on which to base his report and opinion. The auditor carries out procedures known as audit test. Sir, ये audit test कौन से? देखो ऑडिट टेस्ट, ये अभी जो बात कर रहा है ऑडिट एविडेंस की, वो ऑडिट टेस्ट दो हो सकते हैं, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी मुझे एविडेंस कोई मिल सकता है, या फिर टेस्ट ऑफ डिटेल से भी एविडेंस मिल सकता है। लेकिन जो एविडेंस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा तो वो मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल बन जाएगा, यानी कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर बन जाएगा। एक ही बात है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोलो, टेस्ट ऑफ डिटेल बोलो, कुछ तो बोलो, ठीक है, एक ही बात है, दोनों के एक ही मतलब है। और दूसरी चीज क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दीज टेस्ट्स, द एविडेंस एंड द कंक्लूजन ड्रॉन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन द ऑडिट फाइल। सही है, अब यहाँ से पता चला हमें कि डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो ये ऑडिट टेस्ट भी कौन सा हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गया, अगर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हो तो। सही है, आपका एविडेंस कहता है कि एक एविडेंस लेने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं,
तो कहता है कि ऑडिटर आजा 500 बोलता है ऑडिटर obtain sufficient and appropriate audit evidence, ठीक है ना, to be able to draw reasonable conclusion on which the audited opinion is based. अब मुझे एक बात बताओ बड़ी मजे की, सर ये sufficient क्या है और ये मतलब appropriate अलग अलग का क्या मतलब क्या है? देखो एक डिफाइन कर रहा है आपकी क्वांटिटी को और एक डिफाइन कर रहा है आपकी क्वालिटी को। सफिशिएंट डिफाइन कर रहा है, देखो बड़ी लॉजिकल बात है, थोड़ा सा लफ्जों पे अगर जाओ तो समझ में आ जाएगा, लिटरल मीनिंग्स पे जाओ, ठीक है। एक है सफिशिएंट और एक है एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट मतलब लव से ही जाहिर है यार के तादाद में इनफ होना चाहिए, enough to be such a way that the opinion can be expressed and the audit report can be given, ठीक है ना, इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि मैं अपनी ओपिनियन तक पहुंच सकूं। और एप्रोप्रिएट यानी कि क्वालिटेटिवली इतना इनफ होना चाहिए कि मैं अपनी ओपिनियन पहुंच सकूं। तो मतलब सफिशिएंट का मतलब हुआ कि मेरी क्वांटिटी इनफ होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट मतलब कि मेरी क्वालिटी होनी चाहिए, रेलेवेंस, ठीक है। The auditors required design and perform appropriate audit procedures for the purpose of obtaining sufficient appropriate audit evidence. और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो कहता है ऑडिटर कंसीडर द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, वो कहता है कि एप्रोप्रिएट के अंदर ही आ गया ना एप्रोप्रिएट क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, ये एप्रोप्रिएट का पार्ट है, ठीक है ना। रेलेवेंस एंड रिलायबल मतलब एप्रोप्रिएट। देखो सिंपल सी बात है, जो मैंने बोला मुझे सेल का डॉक्यूमेंट दे दे, अब उन्होंने परचेज का दे दिया, उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट तो है ना यार, मैंने बोला वो रेलिवेंट नहीं है, अल्लाह के बंदे रेलिवेंट, मैं सेल्स वेरीफाई करूं तो रेलिवेंस आ गई। रिलायबिलिटी, अब उसने डॉक्यूमेंट तो दिया लेकिन उसने डॉक्यूमेंट, देखो मुझे इनवॉइस चाहिए ना सेल्स की, ठीक है, मुझे सेल्स की इनवॉइस चाहिए, तो उसने उसी टाइम टाइप की और निकाल दी, ना किसी से साइन हुई हुई ना कुछ हुई हुई है, बस डायरेक्ट आके दे दी मुझे। मैंने बोला भाई मैं इस पर रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज नॉट साइंड, दैट इज नॉट अप्रूव्ड। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये रिलायबल नहीं है। एक और जगहों पे बहुत सारे जो नॉर्मल रिलायबिलिटी चेक की जाती है वो होती है कॉन्फर्मेशन पे। अब मैंने बैंक कॉन्फर्मेशन भेजी, बैंक को एक लेटर भेजा कि भाई ए बैंक मुझे कंफर्म करके दे दें जरा कि क्या इस कंपनी का स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है वो इतना ही है कि नहीं है। अब बैंक ने मुझे जवाब कैसे दिया, क्लाइंट बोलता है कि बैंक ने मुझे जवाब दे दिया है ए ऑडिटर, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उनका, तो इट मींस कि इनडायरेक्ट सोर्स से आ रहा है, ये रिलायबल नहीं होगा। या फिर क्या हुआ, बैंक ने क्लाइंट को ईमेल की, क्लाइंट ने मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर दी, बोला कि ये तो बैंक ने दिए फिर भी रिलायबल नहीं, भाई ये इन डिपेंडेंट सोर्स से नहीं आ रहा, सही है ना। तो भाई रेलेवेंस। अच्छा, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय द ऑडिटर ऑफ ऑडिट एविडेंस, if information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management expert। अगर उन्होंने बोला भाई हमारे, जिस तरह मैंने ग्रेजुएटी की एग्जांपल दी थी, वो कह रहा है भाई हमारे यहाँ बंदा एक मैनेजमेंट में वो एक्सपर्ट है इस चीज का, उसने करके दिया है, तो आप क्या करो भाई, ऑडिटर इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट, ठीक है। एक्सपर्ट की ये चीज देखो आप, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो, उसकी रीजनेबलनेस देखो, जितना तुम कर सकते हो प्रोफेशनल जजमेंट के अंडर, and evaluate the appropriateness of his report as audit evidence, ठीक है ना, उसकी appropriateness देखो। Then using information produced by the entity, evaluate whether the information is sufficiently reliable, ठीक है, देखोगे भाई क्या reliable है, यानी कि accurate, complete, precise and detailed है। उसके बाद क्या है, use effective means of selecting items for testing, यानी कि audit sampling की बात आ गई। सैम्पलिंग करनी कैसे, तमीज से करनी सैम्पलिंग, ऐसे थोड़ी उठ के उठा के अपनी तरफ से सैम्पलिंग कर दी। अब 100 इनवॉइसेस मैंने अपनी तरफ से बोल दिया भाई शुरू की 20, चल मेरा भाई ले आ, बोलता है कि यार ऐसे तरीका नहीं है, आप 530 अभी ऑडिट सैम्पलिंग में जाके आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे। अच्छा जी, if audit evidence from one source is inconsistent with that obtained from another source, or the auditor has doubt over the reliability of evidence, consider what additional procedures, अगर आपको एविडेंस की reliability में डाउट है तो आपको एडिशनल प्रोसीजर्स करने हैं, एंड उसका इफेक्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट, उसका इफेक्ट देखना आपको, ठीक है। अच्छा जी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट जो बता चुका हूं ऊपर, मतलब सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, और एप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, सब बता दिया भाई। कैसे कैसे होगा, the quantity of the evidence
when is there enough evidence to support a conclusion, what is the quality of a given piece of evidence and the sufficient to justify the audit opinion. ठीक है, two characteristics of quantity and quality are also interrelated. An auditor may be able to reach a conclusion based on the smaller quantity of high quality evidence या फिर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लो, यानी कि भाई या तो आप अब 100 इनवॉइसेस, अब 1000 इनवॉइसेस हैं, अब या तो अब 1000 इनवॉइसेस कैसी हैं, बहुत डिफरेंट अमाउंट्स की है, कोई 200 रुपए की है, कोई 2 लाख की है, कोई 20 लाख की है। सही, 200 रुपए वाली बहुत सारी है, 20 लाख वाली 4-5 है और 2 लाख वाली मतलब नॉर्मल है। तो ऑर्डर क्या कर सकता है, तो 200 वाली बहुत सारी उठा ले, या 20 लाख वाली 2 उठा ले, या फिर 2 लाख वाली जितनी उठा सकता है नॉर्मल वेरीफाई करने के लिए उठा ले। ठीक है भैया। अच्छा जी, भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑर्डर कंसिडर करे कि हाँ यार ये एविडेंस रिलायबल है या नहीं है, या इसको दे सकता हो नहीं दे सकता। The seriousness of the risk that financial statements might not give a true and fair view, ठीक है ना, the materiality of the item, strength of the internal controls, sampling method, ये तमाम वो चीजें हैं कि मैं ये डिसाइड करूंगा मुझे कितना एविडेंस चाहिए। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस आ गई, वही वाली बात मैंने आपको बताया कैसे कैसे, कि जब वो रेलेवेंस डील विद द लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ द, भाई लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, मैं सेल्स कह रहा हूँ तो आप मुझे किसी और चीज की दे रहे हो। गिवन सेट ऑफ प्रोसीजर्स में प्रोवाइड ऑफ एविडेंस दैट इज रेलेवेंट टू सर्टेन असर्शंस बट नॉट द अदर। भाई ऐसा प्रोसीजर जिससे मैं अपनी कोई असर्शन वेरीफाई कर रहा हूँ, और से सुना है वाला, मैं असर्शन वेरीफाई कर रहा हूँ अकरेंस ऑफ सेल्स, और मैं उसका डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, मगर मेरी वो कह रहा है कि हम ये वाला नहीं दे सकते, लेकिन आपकी अकरेंस सेल्स की वेरीफाई करवा सकते हैं किसी और तरीके से। उसने कोई और एविडेंस दे दिया जिससे मेरी अकरेंस वेरीफाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि भैया मैं ये एविडेंस फेंक दूं उठाकर, क्योंकि मेरी अकरेंस वेरीफाई नहीं हो रही ना। एग्जांपल देख लो, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स related to the collection of receivables after the period and may provide the order regarding existence and valuation but not necessarily cut off। ठीक है ना, relevant audit evidence would include identify conditions that indicate performance of control and deviation conditions। ठीक है, इसी तरीके से डिजाइनिंग substantive procedures including identifying conditions relevant to the purpose of test that constitutes misstatement in the relevant assertions। ये बता रहा है कि रेलिवेंस क्या होती है, और अभी आ गया रिलायबिलिटी में। क्या रिलायबिलिटी है कि एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज। कब होगा रिलायबल, जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स आया होगा, जब वो व्हेन द रेटेड कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, उसके अलावा व्हेन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इनडायरेक्टली और बाय इनफेरेंस। अच्छा, इनडायरेक्टली जब ऑब्टेन होगा तभी वो रिलायबल कहलाएगा, अगर डायरेक्टली सॉरी, ठीक है ना, अगर वो इनडायरेक्टली हुआ तो ज्यादा रिलायबल करेगा। ऑडिट एविडेंस इज मोर रिलायबल व्हेन इट एग्जिस्ट इन द डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। से ओरली बात से कोई एविडेंस नहीं मिल सकता आपको, कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको। सही है सर, मैं अगर वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करूँ, भाई तेरी मर्जी यार, वीडियो बना बैठ के यार, मसला नहीं है, बस उसको रिलायबल होना चाहिए। हाँ सीरियस, देखो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसकी रिकॉर्ड आवाज रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहे हो और वो रिलायबल है, आपको लगता है, गो ऑन, कर सकते हो यार। अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो तो ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू द डॉक्यूमेंट जो कि फोटोकॉपीज हो। अच्छा, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 500 आइडेंटिफाई 7 मेन टेस्टिंग प्रोसीजर्स। अब ये जनरल प्रोसीजर्स है, जनरल स्पेसिफिक नहीं, जनरल प्रोसीजर्स हैं जिससे आप एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। सही ना, मतलब आप अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो, सॉरी प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ले सकते हो। क्या क्या है प्रोसीजर्स हैं, ये 7 प्रोसीजर हैं। कौन कौन से, सबसे पहला इंस्पेक्शन। भाई आप इंस्पेक्शन कर सकते हो किसी भी आइटम की। अब जैसा कि इंस्पेक्शन का मतलब, भाई मैंने सेल्स सेल्स के पीछे पड़े हैं सर आप, चलो बेटा बैंक ले लो, मैंने बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट करूंगा, देखूंगा कि क्या वेरीफाई करने के बाद ये सही है नहीं आया। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व किसको होता है, ऑब्वियसली हमेशा प्रोसीजर्स के होते हैं।
और मैं नॉर्मली क्या कर रहा होता हूँ, मैं इंटरनल कंट्रोल्स को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि भाई कंपनी के कंट्रोल्स कैसे, सही है। तो ये ऑब्जर्वेशन हो गई। इंक्वायरी, मैं लोगों की इंक्वायरी करता हूँ, जिस तरह फ्रॉड के केस में है ना, इंक्वायरी मैनेजमेंट फलाने का। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, यार एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन पेबल्स की, क्रेडिटर्स डेटर्स की, बैंक की, जिस तरह बैंक की कहने एग्जांपल दिया आपको, सही है। ये क्या है, ये तमाम गौर से सुना यार, ये बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है और बहुत ही तरीके से पूछ रहा होता है, घुमा फिरा के भी पूछ रहा होता है, इसको गौर से देखिए। ये प्रोसीजर्स हैं टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये क्या है, प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सही है। रिकैलकुलेशन, कोई डेप्रिसिएशन शेड्यूल दे दिया उसने खुद बना के, तो मैं उसको रिकैलकुलेट करूंगा भाई इसने डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट की है या नहीं, कि इसने रेट रीजनेबल लिए हैं नहीं लिए, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस, कोई कंप्यूटेशन है, इसने बोला कि भाई मैंने अपनी सेल जो है ना इस तरह कंप्यूट की है, या मैंने अपना टैक्स इस तरह कंप्यूट किया है, कि कोई भी कैलकुलेशन है तो मैं उसको रीपरफॉर्म करूंगा, सही है। या अगर लेट्स सपोज रीपरफॉर्मेंस की एग्जांपल और अच्छी, कि उसने बोला कि भाई हमारा लेजर तो ऐसे निकल के आता है, अब मुझे लेजर चाहिए किसी चीज का, उसने तो निकाल के दे दिया, लेकिन अब मैं दोबारा परफॉर्म करके देखूंगा कि क्या इसी तरह आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और सबसे एंड में एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी कि प्रायर ईयर की फिगर से करंट ईयर की फिगर्स को मैच करूंगा कि भाई इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर बहुत बड़ा है तो क्यों आ रहा है भाई इतना बड़ा डिफरेंस। पिछले साल सैलरी तो भाई 1 मिलियन थी, इस दफा 5 मिलियन की होंगी, कितने सारे लोग आ गए, क्या बहुत पूरा कुंभा तुम लोगों ने जो है वो एम्प्लॉयमेंट में रख लिया, हायर कर लिया, इतना बड़ा फर्क क्यों, सही ना, ये रीजनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी दे दी आपको। An order wishes to, सवाल देख लेते हैं। Order wishes to test that the plant and equipment recorded in the financial statements of the client does not actually exist। क्या कह रहा है, प्लांट इक्विपमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है does actually exist, क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। यानी कि मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, अकाउंट, ये assertion है, अकाउंट बैलेंस की एग्जिस्टेंस, ठीक है। मैच हो रहा है, अब समझ में आ रहा है ऑडिट। confirm the accuracy of the figures due for the directors bonus, भाई डायरेक्टर्स बोनस की मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, एक्यूरेसी, यानी कि ये मेरा पीएनएल का आइटम है, मैंने उनको बोनस दिया है, मेरा एक्सपेंस आउट हो गया है, मैंने क्या किया उसको, उसकी एक्यूरेसी देख रहा हूँ। नेचर ऑफ एन अनयूजुअल पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मैं देख रहा हूँ कि कैश बुक की जो अनयूजुअल पेमेंट हो रही है उसकी क्या नेचर है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं कैसे करूंगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अब मैं चाह रहा हूं कि इसकी एग्जिस्टेंस वेरीफाई करूं, तो मैं इंस्पेक्शन, अब ये इसको कर एजर्शंस को करने के लिए मैं वो प्रोसीजर्स करूंगा ऊपर वाले, सही। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिंक करवा रहा हूँ, और से देखना, मैं इन एजर्शंस को वेरीफाई करने के लिए क्या करूंगा, वेरीफाई करने के लिए मैं टेस्टिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, ठीक है। और टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या है, वो देख लेते हैं। IOIERRA, ठीक है। अब इसकी जो भी शॉर्ट फॉर्म बनानी बना लेना है। सही है ना। इन एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए, इन एजर्शंस को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये टेस्टिंग प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ठीक है। यार बात समझ में आ रही है, लिंक हो रहा है ऑडिट, ऐसा तो नहीं है कि सर ये क्या है, हाँ ठीक है सर, अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है, ऐसा तो नहीं है ना यार किसी के साथ। यार ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ बैठा हुआ है जो कि जो इस तरह कुछ कर रहा है ना, तो ऑनेस्टली वो अपने साथ जाती कर रहा है।
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो बंदा अपने साथ ज्यादती कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है अपने साथ? ज्यादती। सही है बच्चों? ठीक है ना? समझ में आ रही है बातें यार? अब समझ में आ रहा है यार क्या होता है ऑडिट? इन्हीं असर्शंस को वेरीफाई करने के लिए मैं टेस्टिंग प्रोसेस कर रहा था ना, ये इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, एक्शन कन्फर्मेशन, ये सब। अब आओ देख लो। अब मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस की एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए मैंने टेस्टिंग प्रोसेस करना है। कौन सा करूंगा? इंस्पेक्शन का। मैं उसके फिजिकल रजिस्टर को इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्शन, कंफर्म द एक्यूरेसी ऑफ द फिगर्स फॉर द डायरेक्टर्स बोनस। भाई डायरेक्टर्स बोनस की उसने खुद कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन मैं भी तो खुद कैलकुलेट करूंगा, तो रीकैलकुलेशन। ठीक है। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की एक्यूरेसी, यानी पीएनएल के आइटम की एक्यूरेसी देखनी है मुझे। असर्शन वेरीफाई कैसे करूं एक्यूरेसी की? रीकैलकुलेशंस। यार यहां तक सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अनयूजुअल पेमेंट्स इन द, अच्छा क्या इसके लिए क्या करेंगे? इंक्वायरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये मेरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है भंगियों। नशे में आते हो यहाँ पे सब भूल जाते हो आकर तुम लोग। ये मेरा फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, इसके लिए भी मैं ये वाला। ठीक है, समझ में आ रही है यार बात? किसी किस्म का कोई मसला? अच्छा जी, अब ये आ गया अदर ऑडिट प्रोसीजर्स कि अगर मेरे पास ऑडिट एविडेंस क्या हो? सफिशिएंट ना हो। सफिशिएंट का क्या मतलब था? इनफ ना हो, क्वांटिटेटिवली इनफ ना हो। तो क्या करो? ए ऑडिटर ऑब्टेन मोर एविडेंस। अच्छा एक और चीज, इफ द ऑडिटर डिसाइड्स दैट द एविडेंस ऑब्टेन्ड इज इनसफिशिएंट टू रीच हिज ओपिनियन, ही मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर वो कहता, अगर उसको लगता है कि इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, किस चीज के लिए? टू रीच हिज ओपिनियन। ठीक है, ये जरूरी है कि टू रीच दिस ओपिनियन, क्योंकि अगर कोई ऐसा एविडेंस इनसफिशिएंट है जो कि इमटेरियल है, या ऐसा कह लो कि जो कि उसकी ओपिनियन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भैया बोलेगा छोड़ो यार, इस पे क्या करना, क्योंकि इमटेरियल है ना वो तो यार। सही ना? इमटेरियल मींस परफॉर्मेंस मटेरियल के बाद भी वो इमटेरियल है। सही है। तो ए ऑडिटर क्या करो? ऑब्टेन मोर एविडेंस। और कैसे हो सकता है एडिशनल ऑडिट एविडेंस? बाय मींस ऑफ मोर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है ना? अगर कंट्रोल्स वीक ना हो तो, वीक है तो फिर क्या आगे जाओ? मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। This would be appropriate where the auditor has concluded that the internal control system is not अगर कंट्रोल वीक है तो सब्सटेंटिव वही वाली बात बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ गए। डिस्कस द प्रॉब्लम विद क्लाइंट्स सीनियर मैनेजमेंट। डिस्कस करो, उसका गला मत घोट दो जाकर, पहले डिस्कस तो कर लो उससे, ताकि वो दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, सो दैट दे आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है ना? उसके बाद क्या करो? इंडिकेट द फाइंडिंग्स फ्रॉम द एविडेंस ऑब्टेन्ड दैट शुड बी इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट लेटर। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट लेटर क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, फिल वक्त आप ये समझ लो सिर्फ कि ये मैनेजमेंट लेटर इतना खतरनाक लेटर होता है अगर इसमें कोई पॉइंट डाल दें। इसमें लिखा होता है कि ए क्लाइंट, ये ऑडिटर क्लाइंट को भेज रहा होता है और कहता है कि ए क्लाइंट, अगर तुमने ये चीजें जो मैं मैनेजमेंट लेटर में दिख रहा हूँ तुमने नहीं मुझे बताई तो मैं रिपोर्ट को साइन नहीं करूंगा। ये बेटा क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट। भाई अगर कुछ भी ना बचे तो क्वालिफाई कर दो, और क्वालिफाई करके सो दो। टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, अब यहाँ आ गए दो ही किस्म के, एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हमने ऊपर देख लिए, खत्म हो गए, खत्म शुद्ध। अब आ गए हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, जिसका दो तरीके से हिसाब किया जा सकता है। एक
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इंक्लूड बोथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, यहाँ हमारा एविडेंस हो गया खत्म और अब हम आगे बढ़ गए डॉक्यूमेंटेशन पे। एक बड़ा सिंपल सा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का एक ये आइजा है, ठीक है ना, आइजा 230। इसके अंदर सिर्फ रट्टे लगाने वाली चीजें ज्यादा हैं। रट्टा से मुराद ये कि ऑब्वियसली पॉइंट्स तो याद करने पड़ेंगे ना आपको कि यार ये पॉइंट जो है वो जरूरी है। सही है। अच्छा, क्यों जरूरी है भाई? वो कहता है कि ए ऑडिटर अपने पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड रखो ऑफ द बेसिस फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द आईसा। इन दोनों चीजों के डॉक्यूमेंट्स रखो लाजमी, वरना ऑडिटर भी फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना ऑडिट भी होता है यार, और उसके अंदर ये चीजें लाजमी लिखी जाती है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड और प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड, जो जो प्लानिंग और परफॉर्मेंस की है उस चीजों की भी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखो फाइल में लगाकर, वरना पकड़ होगी और मामला खराब हो जाएगा यार। ये चीज इतनी खतरनाक है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि भाई टाइमली बेसिस पे इसको डॉक्यूमेंट करते रहो, टाइमली बेसिस पे करो, मगर ऐसा ना हो कि 5 साल की चीज तुम 5 साल बाद कर रहे हो। सही, आज की चीज है तुम 5 साल के बाद कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट। और कौन सा हो, लेकिन बार बार बता रहा है कि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना हो। वो बार बार बता रहा है कि ऐसा हो जो कि ऑडिट से रिलेट करता हो। enable to an experienced auditor with no previous connection with the auditor to understand। अब मैं ऑडिट करके चला गया, मेरे बाद दूसरी ऑडिट टीम गई, तो उसको समझ में आ जानी चाहिए चीजें यार, बस इस हद तक हो। ठीक है। क्या क्या चीजें समझ में आ जानी चाहिए जनाब, ये भी देख लो। नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट ऑब्टेन्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच देयर ऑन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो चीजें हो सकती हैं जो कि सामने नहीं थी, जो कि पीछे से उसने एडजस्टमेंट जब फाइनेंशियल्स के बाद बनाई तो वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट थी जो कि आसानी से समझ में नहीं आने वाली थी, वो भी तुम डॉक्यूमेंट करोगे। भाई तमाम डिस्कशंस जो हुई है क्लाइंट के साथ वो भी डॉक्यूमेंट करोगे। कोई इनकंसिस्टेंसीज विद द फाइनल कंक्लूजन वो भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। एंड जस्टिफाइंग डिपार्चर फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल ऑन रेलेवेंट प्रोसीजर स्पेसिफाइड, और कोई ऐसा रेलेवेंट प्रोसीजर जो कि ऐसा बताता है वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए भाई? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी ऑडिट एविडेंस की तरह सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा भाई? ऑडिट की क्वालिटी बढ़ जाएगी ना, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अच्छा, और क्या होगा भाई? एंड फैसिलिटेट द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट। यार अगर मैं जिस तरह अगर एग्जांपल दूं आपको कि मेरे ऑडिट एक क्लाइंट पे टाइम पीरियड पूरा हो चुका, एजीएम आई, एजीएम में मैं रिटायर हुआ, किसी और को ऑडिटर रख लिया उन्होंने। वैसे तो ये अलाउड है कि पुराने ऑडिटर से आप चीजें मंगवा सकते हो, ले सकते हो। सही है। तो अब क्या हुआ, अब मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखूंगा तो यार जो नई ऑडिट फर्म आई है वो अगर मुझसे मांगेगी तो मैं उसको कैसे दूंगा, और मैं नहीं दे सकता, और फिर मतलब यार रेपुटेशन खराब होगी। 1000 फैक्टर्स हैं अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे, इसलिए कहा जाता है ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और हमारा पाकिस्तानी कानून ये बोलता है कि कम से कम 10 साल पुराना रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रखो। 10 इयर्स तक का रिकॉर्ड अपने पास मौजूद रखो। सही है सर। और क्या क्या पर्पज हो सकते हैं भाई? ऑडिट टीम को हेल्प करता है, सुपरवाइजिंग में हेल्प करता है, मेंबर्स को मेंबर्स की अकाउंटेबिलिटी शो करता है कि भाई काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। फ्यूचर ऑडिट्स में काम आता है। एक्सपीरियंस ऑडिटर विद नो प्रीवियस कनेक्शन विद ऑडिट टू कंडक्ट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज। क्यूसीआर होता है ना, देखो पहले मैंने क्लास 1 में बताया था डे 1 पे कि ऑडिट फर्म्स ऑडिट करी होती है क्लाइंट का, ऑडिट फर्म्स का भी ऑडिट हो रहा होता है। तो जो ऑडिट फर्म्स का जो ऑडिट हो रहा होता है उसको कहते हैं क्यूसीआर। क्यूसीआर में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉक्यूमेंटेशन जो जरूरी होती है वो क्यूसीआर के लिए होती है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जो ऑडिट फर्म्स अगर क्यूसीआर रेटेड कहते हैं ना, क्यूसीआर रेटेड ऑडिट फर्म्स, तो वो क्वालिटी कंट्रोल यही होती है। क्यूसीआर रेटेड मतलब क्यूसीआर पास हो चुका है उसका। और क्यूसीआर कौन करता है भाई? आई कैप करता है। आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म का जो क्यूसीआर करता है वो आई कैप करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान। ठीक है। ब्रेक ले रहे हैं यार 15 मिनट की।
5 3 हो रहे हैं, सही है, 5 18 पे आप 5, चलो 5 4 हो रहे हैं ना, सही है ना यार। 5 4 5 ठीक है, सही है।
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यार। अच्छा सर, एक ऑडिट डॉक्यूमेंट का क्या तरीका होना चाहिए? देखो, या तो आप उसको पेपर में भी कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया पे भी कर सकते हो, सही है। अच्छा सर, क्या अब ये बाकायदा हमें ऐसा बता रहा है कि आप जो फाइलें देखते हो ना ऑडिट फर्म पे, अगर आप कभी जाओ तो आप देखोगे कि बहुत सारे फाइल्स पड़ी हैं, तो उस फाइल का बाकायदा कंटेंट बता रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, स्टैंडर्ड है, ये कहता है कि कुछ भी हो जाए ये आपका जरूर होना चाहिए। अच्छा उसमें क्या क्या है भाई? सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम्स। भाई आपके ऑडिट प्रोग्राम्स हर हेड के अलग होते हैं, जिस तरह बैलेंस शीट का जो आइटम है उसका अलग होगा, पीएनएल का आइटम अलग होगा। उसके बाद आपके एनालिसिस, कि आपका उस क्लाइंट के बारे में क्या एनालिसिस है, क्या एनालाइज किया आपने। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरी, जो कंफर्मेशन आपने भेजी है, जो रिप्रेजेंटेशन आपने मैनेजमेंट से ली उसकी, आपकी चेकलिस्ट के आपने ऑडिट में क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यार आसान ब्रेक, 2 मिनट। ठीक है, तो अच्छा, अब ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है फर्म्स में, आप जाओगे तो देखोगे कि ऑडिट फाइल दो किस्म की होती है, एक होती है परमानेंट फाइल और एक होती है करंट फाइल, सही है। अच्छा क्या फर्क है सर दोनों में, परमानेंट फाइल में और करंट फाइल में? एक वो डेफिनेशन है, उर्दू में बात की जाए तो उसमें यह है कि आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो आपकी जो कंपनी की जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, यानी कि जिसमें फॉर्म ए, फॉर्म 29, जो बैंक की लोन के एग्रीमेंट से, कोई फैसिलिटी लेटर, आपकी पॉलिसीज, ये सारी चीजें परमानेंट फाइल में आती हैं। सर करंट फाइल में क्या आती है? करंट फाइल में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, आपको ऑडिट रिपोर्ट में आता है, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये भी होती है कि दोनों फाइल्स को मर्ज करके एक ही बना देते हैं, हालांकि बनाना अलग चाहिए, ठीक है ना। तो समरी ऑफ ऑडिट एडजस्टमेंट्स, आपके कंट्रोल मटेरियल, आपके ऑडिट लेटर्स, आपका तमाम प्लानिंग का मटेरियल, आपके तमाम एविडेंसेस, यार ये सब आएंगे आपके करंट फाइल में, ठीक है ना। अच्छा, ऑडिट वर्किंग पेपर शुड क्लियरली शो द फॉलोइंग। अब देखो, जो हम वर्किंग करते हैं ना, अब लेट सपोज मैंने अपनी फाइल खोली, सबसे पहले मुझे पता चला मेरे भाई फाइनेंशियल चाहिए। अच्छा फाइनेंशियल में सबसे पहले मैंने पीएनएल में देखा सेल नजर आ रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल से मैं आगे चला गया। उसके बाद सेपरेटर्स लगे हुए होते हैं बाकायदा, मैं आपको एक फाइल आगे भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं पिक्चर्स वगैरह लेके भेज दूंगा अगर उनकी रिक्वेस्ट हुई तो। अब होगा क्या, सबसे पहले ना ये इस तरह का, ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये मेरा ये पेपर होगा, सबसे पहले वाला पेज होगा, ठीक है। उस पेज पे मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, मैं एक सेल्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, उस पे नेम ऑफ क्लाइंट होगा, ये नेम ऑफ क्लाइंट पे उसकी डेट होगी, सही है। पीरियड एंड डेट, यानी कि अकाउंटिंग डेट, मतलब पीरियड एंड, इसका फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या है। उसके बाद फाइल का रेफरेंस, सही, फाइल का रेफरेंस बहुत जरूरी है, रेफरेंसिंग होती है बाकायदा, अभी देखते हैं रेफरेंसिंग, मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी जब फाइल दिखाऊंगा तब भी बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद उस बंदे का नाम जिसने प्रिपेयर किया है, प्रिपेयर्ड बाय, अब पूरा नाम ना लिखे, इनिशियल्स कर दें वो भी काफी है, सही है। फिर जिस दिन ये पेपर प्रिपेयर हुआ है, द डेट ऑफ पेपर वाज प्रिपेयर्ड, और किस बंदे ने इसको रिव्यू करना है, कोई सुपरवाइजर, कोई असिस्टेंट मैनेजर, उसका नाम, सही, उसकी डेट, उसके रिव्यू की जो डेट थी वो भी लिखनी है। फिर उसके बाद ऑडिट टिक्स,
ये है ऑडिट टेक्स्ट। ऑडिट टेक्स्ट का मतलब क्या है, ये रहे। इसका मतलब है अग्री, इसका मतलब है कास्ट, इसका मतलब है एग्री टू टेबल्स लेजर। सही है, ये तमाम टिक्स लगाएंगे ऑडिट टिक्स, जिससे पता चलेगा हाँ भाई ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमने ये भी कर लिया। लिस्टिंग ऑफ एनी एरर्स और ओमिशन आइडेंटिफाइड, उसके बाद कंक्लूजन ऑन द एरिया। सही है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट स्टेट टेबल इज फेयरली स्टेटेड। ये एक वर्किंग पेपर का जनरल नक्शा है। सही है। It does not become necessary to modify existing or add new documentation after this stage. The audit is required to document when and by whom the modification. अगर कोई modification करता है तो उसमें सिर्फ ये लिख दे कि किसने की है और कब की है और क्यों की है। सही ना। अगर इस ऊपर वाला जो हमने वर्किंग पेपर देखा इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो सही है ना। एक्सेप्शंस सर्कमस्टेंसेस अराइज आफ्टर द डेट। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट में आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज अगर पता चली रेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद, सही है, बड़ी अजीब सी बात होती है भी, और लेकिन हम उसको पढ़ेंगे कि क्या तरीका हमें स्टैंडर्ड्स ने बताया कि कोई ऐसी चीज कि अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले पता चल जाती तो ऑडिट रिपोर्ट का नक्शा ही बदल जाता या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नक्शा ही बदल जाता, तो क्या करूं मैं। सही है, तो हम वो पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट में। फिलहाल ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस आ रहा हो तो क्या करें, ऑडिटर हैज टू परफॉर्म न्यू एडिशनल प्रोसीजर और रीच न्यू कंक्लूजन। तो उस सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस सर्कमस्टांसेस बताए कि किन सर्कमस्टांस की वजह से मैंने ये चेंज किया है और क्या प्रोसीजर उसमें परफॉर्म किए और किसने और कैसे और कब किए। ठीक है, व्हेन एंड बाय होम। ठीक है। अच्छा जी। अब अगर कुछ जगहों पे कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी होते हैं। अब एक यार बहुत ये चीज ट्रेंड में आ गई है कि अब सॉफ्टवेयर ऑडिट सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें हमें ऑडिट सॉफ्टवेयर में करना सिखाया जाता है। और अब ऑडिट सॉफ्टवेयर में होगा। अच्छा सर कैसे होगा, जितने भी वर्किंग पेपर्स हैं वो ऑटोमेटिकली डले होंगे। हम सिर्फ इवन हर हेड के हर जो जनरल चीज, जो जितनी भी जनरल चीजें सेल्स हो गए, परचेज हो गई, इन तमाम चीजों के ऑलरेडी वर्किंग शेड्यूल मौजूद होंगे, क्लाइंट के नाम के साथ मौजूद होंगे। आपको जस्ट जाके सिर्फ फिगर्स डालनी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना है, स्कैन कॉपी, बस दैट्स इट। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, रिस्क ऑफ एरर प्रोसेसिंग, सिग्निफिकेंट टाइम सेविंग, ये सारे बेनिफिट्स बता रहा है। ठीक है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कानून बोलता है, द वर्किंग पेपर डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड ऑफ द क्लाइंट एंड डू नॉट बिलोंग टू द क्लाइंट। ठीक है, ये वर्किंग पेपर ऑडिट रिलेटेड है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर के पास होना चाहिए, रेस्ट विद द ऑडिटर। ठीक है ना। 230 कहता है, आयसा 230 कहता है कि कम से कम 5 साल अपने पास रखो। सही है, जबकि कंपनीज एक्ट हमें बोलता है कि कम से कम 10 साल रखो। ठीक है। स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड ऑडिटर टू इंश्योर द वर्किंग पेपर्स आर केप्ट सेफ एंड देयर कंटेंट्स आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल। सही, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चीजें कॉन्फिडेंशियल रहे। ऐसा ना हो कि दुनिया में ये बात फैल जाए कि उसकी सेल्स इतनी है, उसकी परचेज इतनी है, ये ना हो। ये एथिक्स के अंदर एक ये ब्रीच कहा गया है, ये एथिकल ब्रीच कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी तीसरे बंदे को पता चल जाए क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, तो एक एथिकल ब्रीच है। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ खत्म हुआ। अब हम आ गए सैम्पलिंग पे कि हमें सर सैम्पलिंग करनी कैसे, किस तरीके से करनी है, क्या ऐसे ही मुंह उठा के सैम्पलिंग कर ले अपना, या इसका कोई मेथड है। ठीक है लड़कों, तो उसका भाई मेथड है, ऐसे कोई शक्ल उठा के नहीं कर सकता। या मुझे 2 मिनट देना।
चले भाई सैम्पलिंग देख लेते हैं जल्दी से यार, फटाफट शाबाश। देखो हम ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम ऑडिट सैंपल बेसिस पे कर रहे होते हैं, पूरी पॉपुलेशन को हम नहीं जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, हमें एक सैंपल बेसिस पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, इसलिए सैंपल बेसिस पे हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। सर हमने डे 1 पे हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि ऑडिट हम रीजनेबल एश्योरेंस पे दे रहे होते हैं, तो यही रीजन है कि हम इसको सैंपल बेसिस पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब सैंपल होता क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। देखो सैंपल का मतलब ये होता है कि मेरी पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, इट मींस कि वो सैंपल मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेट सपोज अगर मेरे पास 100 इनवॉइसेस हैं चेक करने के लिए, तो मैं उसमें से 20% जो निकाल रहा हूँ सैंपल बेसिस पे, तो वो 20% मेरे 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सैंपल होता है, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। सही है ना। बस थोड़ा सा इसको देख लो यार, फिर ऑफ कर, थोड़ा सा बस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठीक है ना यार, चलो। अच्छा अब सर मैं सैंपल तो कर रहा हूँ, इसमें तो कोई रिस्क नहीं होगा ना, सैंपल तो कर सकता हूँ ना यार, यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर भी सैम्पलिंग एंड ऑडिट रिस्क मॉडल को यहाँ पर रिलेट करके बताया हुआ कि कैसे, तो अपने जहन में रख लो कि रिस्क तो देखो, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है ना, रिस्क है तो इश्क है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा सैम्पलिंग रिस्क क्या होगा। सैम्पलिंग रिस्क कहता है कि एक ऐसा रिस्क that the auditor's conclusion based on the sample may be different from the conclusion that had he tested the entire population। क्या मतलब कि अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को वेरीफाई करता तो जो रिजल्ट आता वही रिजल्ट मेरा सैंपल ड्रॉ करने के बाद, प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट नहीं आया, तो ये रिस्क, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ सैंपलिंग रिस्क क्या होता है कि ऐसा ना हो कि मैंने जो सैंपल ड्रॉ करके परफॉर्म करके जो अपनी ओपिनियन दी है, सैंपल ड्रॉ करके ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो मैंने अपनी ऑडिट ओपिनियन दी है वो गलत निकले। ये गलत निकले का क्या मतलब है, या चेंज निकले सर किस चीज से, कि अगर मैं पूरी पॉपुलेशन को वेरीफाई करता 100% और जो फिर रिजल्ट निकलता और फिर जो ओपिनियन देता, मेरी वो ओपिनियन और मेरी सैंपल वाली ओपिनियन अलग हो जाए, ठीक है ना। तो ये this will happen if the sample is not representative of the population as a whole, obviously, ठीक है ना। अगर वो सैंपल पॉपुलेशन का होली सोली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, या फिर if an auditor use a sample that is not representative of the entire population, he will reach a conclusion about the accuracy of the client's financial that may be unjustified and incorrect, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि चुनो मगर सही से चुनो। इन ऑर्डर टू डिक्रीज, बेटा ये किसने कहा है, मैं क्लास के बाद आपको अकेले में बताऊंगा, ठीक है। नहीं मतलब अभी भी बता सकता हूँ यार, हंस क्यों रहे हो तुम तो यार, तुम लोग पाकिस्तानियों का दिमाग जो है ना बेटा, अकेले का मतलब ये है कि ये राज बताए नहीं जाते ना दूसरे को। सही है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है भाई, कि ऑडिटर रीचेज एन इनकरेक्ट कंक्लूजन फॉर रीजंस अदर देन सैम्पलिंग रिस्क, यानी कि एक रिस्क ऐसा होगा जो सैंपल की वजह से नहीं हो रहा होगा, वो मेरा सैंपल रिस्क होगा, सही ना। कैसे, बिकॉज दिस कुड ओनली अकर ड्यू टू फैक्टर्स इन्वॉल्विंग एरर्स बाय द ऑडिटर और इनकॉम्पिटेंस ऑफ द ऑडिट टीम और द need to work on very high tight deadlines in practice, non sampling will usually be set at 0। अच्छा देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब मैंने एक लिस्टेड कंपनी के लिए 4 ऑडिटर्स भेज दिए और चारों जूनियर अभी भी ज्वाइन किया उन्होंने। अब वो सैंपल तो सही ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छा ड्रॉ कर रहे हैं, रिलेटेबल है, मगर फिर भी क्या हो रहा है, एक इनकरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये सैंपल तो है, सैंपल ले भी रहे हैं,
रिस्क तो सैंपल से ही पर्टेन करता है, बट ये नॉन सैंपलिंग रिस्क है क्योंकि इसमें सैंपल की गलती थोड़ी है यार, इसमें आराम करो की गलती है। सही ना, सिंपल सी बात है ना, इसमें उनकी गलती है। तो in order to control detection risk, the auditor therefore needs to control the sampling risk। ठीक है ना, डिटेक्शन ऊपर जो पढ़ा था हमने, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर के कंट्रोल में था, हमने भी पढ़ा था। तो कैसे था? ऐसे, क्योंकि वो डिपेंड करता है ना सैंपल पे, और सैंपल तो हमारे हाथ में है ना यार, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे बात स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। ये सर दो किस किस्म की सैंपलिंग है? अच्छा देखो, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब जो ऊपर हमने इनकरेक्ट कंक्लूजन पढ़ी है, उसका इनकरेक्ट कंक्लूजन का क्या मतलब है सर? तीन चीजें गौर से देख लेना। अच्छा, दो क्या चीजें, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग या फिर रिजेक्शन ऑफ राइट। या हो सकता है कि मैं जो गलत है वो एक्सेप्ट कर लूं और जो सही है वो रिजेक्ट कर दूं, ये वाला रिस्क। ठीक है, अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहा हूं, तब जो मैंने सैंपल ड्रॉ किया, तो हो सकता है कंट्रोल्स आर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। ठीक है, तो मैं रॉन्ग को एक्सेप्ट कर रहा हूं, यानी कि मैं कह रहा हूं कि वो मोर इफेक्टिव है। यहाँ पर क्या, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर, यानी कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ राइट को कि कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव है, जबकि वो एक्चुअली क्या है। ठीक है ना, उसके बाद टेस्ट ऑफ डिटेल्स, इस तरह इफेक्ट ऑन ऑडिट। इफेक्ट्स ऑन ऑडिट कैसा होगा? लीड टू एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, सही है, या फिर लीड टू एडिशनल वर्क। रिजेक्शन ऑफ राइट का क्या मतलब होगा कि मैं थोड़े से, मैंने जितने सैंपल्स ड्रॉ किए उसके बावजूद मैं ओपिनियन में पहुंच सकता था, लेकिन नहीं, मेरे सैंपल को मुझे ऐसा लगा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तो मैंने एडिशनल काम कर दिया, जबकि एडिशनल ना करता तब भी मैं एप्रोप्रिएट जगह पहुंच सकता था। तो मैंने रिजेक्शन ऑफ राइट, यानी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं पहुंच सक रहा था, ऑडिट ओपिनियन दे सक रहा था, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला नहीं, मुझे और काम करने की जरूरत है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती है भाई? एक ऐसी सैम्पलिंग, एक ऐसी अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन एंड अप्लाइज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है भाई? सैंपल, अच्छा देखो, सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का मतलब ये है कि रैंडम सिलेक्शन अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसका मतलब पॉपुलेशन के हर यूनिट में सेम टेंडेंसी ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि अगर मेरे पास 5 इनवॉइसेस की पॉपुलेशन है, तो हर इनवॉइस का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है रैंडम सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है रैंडम सिलेक्शन पे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे। ठीक है सर, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या होती है? जिसको जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। ये प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके करते हैं, और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे बेस नहीं करती, ये जजमेंट में बेस करती है, जो कि ऑर्डर की प्रोफेशनल जजमेंट होती है। सही है सर। जब मैं, अच्छा सर, सैम्पलिंग कहता है ऑडिटर को कि ये देखो कि पर्पस क्या है ऑडिट का, कि कौन से हेड पे काम कर रहे हो तुम? सेल्स पे कर रहे हो, परचेज पे, तुम इन्वेंट्री पे तो नहीं कर रहे, तुम कैश पे तो नहीं कर रहे, तुम देखो कि किस पे कर रहे हो, उसके हिसाब से ही सैंपल ड्रॉ करो। फिर उसके बाद देखो ऐसा सैंपल साइज लो जो कि सफिशिएंट किस चीज के लिए? टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो। सैम्पलिंग रिस्क क्या था भाई? अभी पढ़ा हमने, हाँ, सैम्पलिंग रिस्क कि मैं एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग और रिजेक्शन ऑफ राइट पे पहुंच जाऊं बाय यूजिंग सैम्पलिंग के हेड। इफ आई यूज पॉपुलेशन, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, कि अगर मैं पॉपुलेशन पे करता तो वो अलग आता सैम्पलिंग रिस्क। ठीक है, तो ये भी बोलता है 530 ऑडिटर को। फिर कहता है ऑडिटर को सेलेक्ट आइटम्स फॉर द सैंपल इन सच अ वे दैट ईच सैंपल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है ना, तो कहता है कि भाई आप अपने पास रैंडमली सिलेक्शन की थ्योरी रखो। इससे क्या होगा भाई? ऑडिट आपका इफेक्टिव रहेगा और चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। अच्छा जी, क्या की डिसीजंस लेने चाहिए वाइल सिलेक्शन, वाइल सैम्पलिंग? सैम्पलिंग अप्रोच टू बी यूज, कौन सी? स्टैटिस्टिकल करनी है, नॉन स्टैटिस्टिकल करनी है? ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, कुछ जगहों पर आपकी रैंडम सिलेक्शन चल सकती है, कुछ जगहों पे रैंडम सिलेक्शन नहीं भी तो चल सकती ना। अब मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज कि कोई एक एस्टिमेशन का पार्ट है, तो उस पर मैं अगर सैम्पलिंग लगा दूंगा, या लेट सपोज अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर हाई वैल्यू आइटम्स में ज्यादा रिस्क है,
सही है ना। लेट सपोज लेजर में आपके पास 100 ट्रांजेक्शन आ रही हैं, 100 में से सिर्फ 4 जो है, चलो लेट सपोज 100 में से 30 जो है वो बड़ी अमाउंट की और रिस्क भी उसमें ज्यादा है। आपने ये असेस किया कि रिस्क 30 में ज्यादा है, 70 में कम है, और 30 जो है वो एक ही नेचर की, सेम नेचर की। लेकिन आपने बोला नहीं मैं तो रैंडम सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। हालांकि अब आपको चाहिए कि अब आप इसमें नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करें, जजमेंट, ठीक है। उसके बाद देखोगे भाई क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले देखो अप्रोच कौन सी यूज होनी है, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन के, सिलेक्शन मेथड क्या है, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे। क्या हो सकता है कि जिससे मिस स्टेटमेंट हो जाए या डेविएशन नजर आए, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट का क्या रेट होना चाहिए और एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट का क्या रेट होना चाहिए, ये आगे पढ़ेंगे दोनों चीजें। सही है। अच्छा जी भाई, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबके चांस इक्वल होते हैं, ठीक है। सैंपल साइज कैलकुलेट हो सकता है प्रिसाइजली, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करना होता है 100 में से 20% का रैंडम सेलेक्ट। और क्या है, जहां पर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग सिर्फ वाहिद जरिया हो, वहां पर भी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग काम आती है। सही है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि मैथमेटिकली प्रिसाइज बेस्ड है, इसलिए भी ये काम आती है। जहां पर डिग्री ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर हो, वहां पर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग काम नहीं आ सकती आपकी भैया। जहां पर ट्रेनिंग ऑफ ऑडिट स्टाफ की जरूरत हो, इट मींस के यहाँ पे तो जजमेंट का एरिया आ गया, वहां पर भी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं काम आ सकती। जहां पर सैंपल का साइज लार्जर देन अ जजमेंटल अप्रोच, अंडर अ जजमेंटल अप्रोच प्लस इंक्रीज दैट, भाई जो मैंने एग्जांपल दी थी कि 30 जो है वो बड़ी अमाउंट की रिस्क ज्यादा है वहां पर, सही है ना। और आखिरी के जहां पर सैंपल, जहां पर पॉपुलेशन जो है वो रिलाई कर रही है स्किल्ड एक्सपीरियंस है जजमेंट पे, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, सही है। ये सिंपल सी बात है कि यार जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स की होनी चाहिए कि वो अनबाइज ना हो, पॉपुलेशन सेलेक्ट सही हो, उसमें कोई मसला ना हो, सैम्पलिंग यूनिट एक जैसे हो, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो एक इसमें एक्स्ट्रा बात बताई हुई है इस पैराग्राफ में कि जो पॉपुलेशन है कभी कभार आप उसको स्ट्रेटिफाई भी कर देते हो, सही है ना। पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई का क्या मतलब है, एक पॉपुलेशन को दोस्तों में तोड़ दिया और फिर उन दोनों के अलग अलग सैंपल ड्रॉ किए, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। सही है। अब आ गया मेथड ऑफ सिलेक्शन पे। 4 किस्म के मेथड होते हैं। सबसे पहला रैंडम सिलेक्शन पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक सिलेक्शन क्या है सर, एक ऐसी सिलेक्शन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इज chosen from the population and then items are selected with the standard gap with them। example देख लो, suppose the sample will be 10% of the item in which population and items in the population can be arranged in a sequence such as listed in invoice number, order or account number, or order date order। Systematic sample will be select one of the first 10 items in the list at random and then to select every 10th in the list। सही ना। सिस्टमैटिक क्या है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट चूज करने के बाद मैं उसको एक स्टैंडर्ड गैप दे दूं। तो क्या किया मैंने कहा कि भाई फर्स्ट 10 आइटम्स लिस्ट के अंदर रैंडमली सेलेक्ट कर लो, उसके बाद हर 10th आइटम, सही है, हर 10th आइटम इन द लिस्ट ऑफ टेस्टिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 10% सैंपल। हाइफाजेट haphazard sampling, the auditor selects the sample on an arbitrary basis। sir arbitrary मतलब assumption based, for example choosing any 100 invoices from a file। this is not a scientifically valid method and the result sample may contain a degree of biasness। ठीक है। अब मैं लिस्ट देख रहा हूँ, मैं खुद रैंडम में तो है ना कि अपनी तरफ से सिलेक्शन कर लो, रैंडम तो खुद होती है पॉपुलेशन, मैं खुद अपनी तरफ से कर रहा हूँ ये, फिर उसके बाद 3 छोड़ के, फिर 4 छोड़ के, फिर 1 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, ठीक है। इसे कहते हैं haphazard, जो कि बहुत बड़ा डिग्री ऑफ बाइसनेस, इसके अंदर बहुत बड़ी डिग्री ऑफ बाइसनेस इसलिए क्योंकि मैं खुद सेलेक्ट कर रहा हूँ, साइंटिफिकली कोई मेथड नहीं है इसका, ठीक है ना। अच्छा जी, ब्लॉक सैम्पलिंग। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक्स बना देता हूँ। जैसा कि अब एक पूरा मेरे पास 12 महीनों का लेजर है, तो मैं बोलूंगा कि भाई सिर्फ मई का सेलेक्ट कर लो, यानी कि, या फिर मैं बोलूंगा सिर्फ सितंबर से लेकर दिसंबर का सेलेक्ट कर लो। तो ये आ गया मेरे पास ब्लॉक सैम्पलिंग, ठीक है ना। सर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट क्या होती है या टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है, कि जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। किस पे डिपेंड करेगा सर, मेरे मटेरियलिटी के आइटम पे डिपेंड करेगा कि मैं मटेरियलिटी कितनी है, उसके हिसाब से मैं अपना टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट का रेट
आइडेंटिफाई करता हूँ। सही है। 530 कहता है कि ए ऑडिटर परफॉर्म एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स इफ द प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू सेलेक्ट द आइटम मस्ट परफॉर्म प्रोसीजर ऑन अ रिप्लेसमेंट आइटम। जैसा कि अगर ऑडिटर को सैंपल ऑफ चेक ड्रॉ करना है एंड वन ऑफ दिस माइट बी चेक व्हिच हैज बीन कैंसिल्ड, तो क्या करे, चेक हैज बीन लेजिटिमेटली एंड प्रोवाइडेड। अच्छा तो क्या करे भाई, ऑडिटर भाई दूसरा चेक उठा लो यार। सही, तुम्हारे सैंपल में अगर कोई चेक ऐसा आता है जो कि तुम्हारी सैंपल को खराब कर देता है, 30% सैंपल उठाया उसमें से एक चीज ऐसी कि 30 से 38 पे ले आई, तो भाई अगर वो चीज ऐसी है, चेक है जो कि एस्टिमेट नहीं है, जो कि खराब हो गया है चेक या जो कि कैंसिल हो गया, तो भाई आप दूसरा चेक उठा लो उसकी जगह, ठीक है। अच्छा, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द प्रोसीजर, फिर क्या करे भाई, मस्ट बी ट्रीटेड एज अ मिस स्टेटमेंट। अगर कोई दूसरा रास्ता ही ना हो भाई उसके अलावा, तो वो मिस स्टेटमेंट है। ए ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करो नेचर एंड कॉज ऑफ दैट मिस स्टेटमेंट। ए ऑडिटर देखो कि क्या ये एनोमली है या फिर ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी बता रहा है या इसके अंदर कोई मटेरियल स्टेटमेंट शामिल है या नहीं, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब हम इन 4 चैप्टर्स का जो है क्वेश्चन बैंक्स में आपको दूंगा, क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे, इसके सवालात करेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब यार अब चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब आपको खुद से भी करना पड़ेगा यार। अगर सिंपली मैं यहाँ पे बैठ के बातें करूंगा तो मसला खराब हो जाएगा, चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ को देख लो, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से करवाता रहूँ, वहाँ से रिवीजन नहीं हो रहा, मसला हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स मोस्ट, आजकल जो है ना वो 3-4 दिनों में, नेक्स्ट जो 2 से 3 दिन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तो सब बेकार हो जाएगा, सबका सब धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है ना। कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इन तमाम एजाज के यार। एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। अब हम सिर्फ देखो, हर क्लास के एंड में ना मैं बच्चों को दिखा के थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लाजमी बढ़वाता हूँ, क्योंकि जब तक आपको पता होता है ना मैं कहाँ पहुँच गया, तो आपको एक मोटिवेशन आती है कि हाँ यार मैं यहाँ पहुँच गया। देखो दूसरी ग्रेड में मटेरियलिटी भी कर लिया, एविडेंस भी कर लिया, सैम्पलिंग भी कर लिया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रह गया, सब्सटेंटिव रह गया, अब वो हम करेंगे, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स रह गए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, ये ऑडिट रिपोर्ट की चीज़ें रह गई हैं, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, रिटन रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, बस बाकी सारा काम एथिक्स का है, वो भी हो जाएगा। अच्छा अब देखो दो ऑप्शन है, या तो अगले 2 दिन लगाकर हम पूरा ऑडिट खत्म कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएं, या फिर हम साथ साथ क्वेश्चंस करें, मुझे बता दो। देखो यार अगर हम साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे तब भी फायदा है, और अगर हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तब भी फायदा। अगर हम एक साथ कंप्लीट करेंगे तब ज्यादा फायदा है, और वो भी कब, प्रोवाइडेड दैट आप तमाम के तमाम लोग साथ साथ रिवाइज कर रहे हो यार। क्योंकि अगर कोई बंदा ऐसा है जो अभी तक की बात बता रहा हूँ मैं, अभी तक उसने पहली क्लास को हाथ भी नहीं लगाया और सिर्फ चलता आ रहा है, क्या यार सर तो करवा देंगे, वो सर की क्या बात है, तो यार उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। क्योंकि अब जो है ना, अब मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि जिसके पास ग्रिप नहीं ना, चीजें कितनी लिंक हो रही हैं आपके सामने की बात है। मैं चैप्टर 1 को चैप्टर 2 से भी लिंक करवाया था, मैं चैप्टर 1 और 2 को दोनों को 3 से भी लिंक करवाया, फिर 4 में आगे शुरू के 3 चैप्टर, मैं हर चैप्टर में पूरा पिछला पढ़ाया हुआ लिंक करवाता हूँ यार। तो फायदा नहीं है यार, अगर आप पुराना रिवाइज करके नहीं आ रहे साथ साथ, तो फायदा ही नहीं है यार, ठीक है। चलो उसको यहाँ तक रखते, कल से कंटिन्यू करेंगे यहीं से।
और कोशिश करते हैं फिर ऐसा कर लेंगे कि पहले इसको ऑडिट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे दबा के फुल। ठीक है भाई।